आज की कहानी है मैसूर के वीर राजा और टाइगर ऑफ मैसूर कहलाने वाले टीपू सुल्तान के बारे में। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य भारत में फैला रही थी, तब दक्षिण में टीपू सुल्तान उनके सामने एक चट्टान की तरह खड़े थे। अंग्रेजों से टीपू को इतनी नफरत थी कि उन्होंने ये इंटरेस्टिंग सी मैकेनिकल टाइगर बनवाई थी। अंग्रेजों को चुनौती देने के साथ साथ टीपू ने आयरन केस रॉकेट्स जैसे नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी इजाद की, जिसकी पेंटिंग आपको नासा के ऑफिस में भी मिलेगी। इतना ही नहीं, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के माध्यम से इन्होंने मैसूर को एक मॉडर्न स्टेट बनाने का सपना भी देखा। आज विस्तार में जानेंगे टीपू सुल्तान की कहानी। स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो ग्रेट इंडियन किंग्स में, जहां हम भारतीय राजाओं की कहानियां आप तक लेकर आते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म साल 1751 में बेंगलुरु के पास देवनहल्ली में हुआ था। टीपू सुल्तान हैदर अली और उनकी पत्नी फातिमा फखरुन्निसा के सबसे बड़े बेटे थे। टीपू के पिता हैदर किसी शाही परिवार से नाता नहीं रखते थे। इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैसूर की सेना में एक जूनियर सिपाही के रूप में की थी और सिर्फ लगभग 10 साल में अपनी सैन्य सफलताओं और इंटेलिजेंस के बल पे मैसूर के डिफैक्टो सुल्तान बन गए थे। मैसूर के एक्चुअल वोदियार वंश के राजा सिर्फ नाम के राजा रह गए थे। हैदर को पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे टीपू की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। टीपू को अलग अलग विषयों की अच्छी शिक्षा मिली, जिसमें तलवारबाजी, घुड़सवारी, इस्लामिक लॉ, कुरान और पर्शियन और अरेबिक जैसी भाषाएं शामिल थी। इसके अलावा टीपू ने उर्दू और कन्नड़ा जैसी भाषाएं भी सीखी। छोटी उम्र से ही टीपू को मिलिट्री टैक्टिक्स की ट्रेनिंग फ्रेंच ऑफिसर से मिली। ये फ्रेंच ऑफिसर्स हैदर की सेना में काम किया करते थे। सत्ता और राजनीति की समझ भी टीपू को बचपन में ही अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिल गई। उन्होंने अपने पिता हैदर के पॉलिटिकल राइज को देखा और खुद भी कई चुनौतियों का सामना किया। छोटी उम्र से ही टीपू ने अपने पिता के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े। सिर्फ 15 साल उम्र थी टीपू की जब उन्हें अपने मिलिट्री ट्रेनिंग को अप्लाई करने का पहला मौका मिला। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर मलाबार के इलाके पर कब्जा किया, जो आज के केरल में है। 1767 से 1769 के बीच चले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू का सामना पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। इस युद्ध में टीपू ने अपने पिता के साथ ब्रिटिशर्स और उनके अलाइज का सामना किया। इस युद्ध में टीपू को अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी को साबित करने के साथ साथ अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स को भी निखारने का मौका मिला, क्योंकि उन्हें हैदराबाद के निजाम से मिलकर संधि के शर्तों पर बातचीत करनी थी और ये सुनिश्चित करना था कि युद्ध के दौरान निजाम अंग्रेजों का साथ ना दे। इस युद्ध का अंत ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स और हैदर ने किसी तीसरे पक्ष द्वारा उन पर हमला किए जाने पर एक दूसरे की मदद का वादा किया। लेकिन इस ट्रीटी के साइन होने के सिर्फ 2 साल बाद जब 1771 में मराठों ने मैसूर पर हमला किया, तब अंग्रेज उनकी मदद के लिए नहीं आए। इसी विश्वासघात के चलते मैसूर और अंग्रेजों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। 1767 में टीपू ने पश्चिमी भारत के कर्नाटक के क्षेत्र में मराठों के खिलाफ एक घुड़सवार सेना की टुकड़ी संभाली। सिर्फ यही नहीं, 1775 से लेकर 1789 के बीच इन्होंने मराठों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। 1779 में अंग्रेजों ने हैदर के प्रोटेक्शन के अंडर आने वाले फ्रेंच शहर माहे पर हमला किया। इसके जवाब में साल 1780 में हैदर अली ने तमिलनाडु के एयरपोर्ट के नवाब पर हमला किया, जो ब्रिटिशर्स के एलाई थे, और यहीं से सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान टीपू सुल्तान ने साल 1780 में बैटल ऑफ पोलियूर में एक बड़ी जीत हासिल की और फरवरी 1782 में कोलरून नदी के किनारे कर्नल जॉन ब्रेथवेट को हराया। इस युद्ध के दौरान टीपू के पिता हैदर की मृत्यु बीमारी के चलते हो गई और दिसंबर 1782 में टीपू ही हैदर के बाद मैसूर के सुल्तान बने। हैदर ने खुद को कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं दिया था, नाम के राजा वोडियार वंश के ही थे, लेकिन टीपू ने खुद को मैसूर का एक्चुअल सुल्तान डिक्लेयर किया। अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को आगे जारी रखा और कई लड़ाइयां भी जीती, लेकिन 1784 में इस युद्ध की समाप्ति हुई ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ। सालों की लड़ाई के बाद किसी भी पक्ष की निर्णायक जीत नहीं हुई थी। टीपू ने लड़ाई को तो आगे जारी रखा था, लेकिन उन्हें पता था कि इससे मैसूर की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। फ्रेंच से भी उन्हें लिमिटेड सपोर्ट मिली थी। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज 1778 में शुरू हुए अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर में फंस गए थे और उनके संसाधन भी लिमिटेड थे। दोनों पक्षों को सैनिक, धन और व्यापार का बहुत नुकसान पहुंचा था। निरंतर युद्ध के नुकसानों को समझते हुए दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस करने और कैदियों के आदान प्रदान के लिए सहमत हो गए। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये उन चुनिंदा मौकों में से एक था जब एक भारतीय राजा ने इक्वल टर्म्स पे ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि की थी, न कि उनसे हार कर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को साइन करने के बाद टीपू सुल्तान का राजनीतिक दृष्टिकोण और भी अग्रेसिव हो गया। उन्होंने मैसूर को एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए कई बड़े रिफॉर्म्स किए। टीपू ने अपनी सेना को फ्रेंच मॉडल पर रीऑर्गेनाइज किया, नए हथियारों का विकास किया और नए मिलिट्री यूनिट्स की स्थापना की, जैसे कि रॉकेट कॉर, जो उस समय दुनिया के सबसे एडवांस्ड यूनिट्स में से एक थे। टीपू द्वारा डेवलप की गई रॉकेट टेक्नोलॉजी ने बाद में ब्रिटिशर्स को भी प्रभावित किया और उन्हीं से इंस्पायर होकर ब्रिटिशर्स ने अपनी रॉकेट यूनिट्स बनाई थी। इसी दौरान टीपू ने अपनी सेना की ट्रेनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के लिए फतहुल मुजाहिदीन नाम की एक मैनुअल लिखवाई। इस मिलिट्री मैनुअल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध और सेना के लिए नियमों को स्पष्ट किया गया था।
टीपू ने अपने राज्य में कई नए इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने मैसूर में सिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट किया, जिसके चलते आज मैसूर सिल्क की साड़ीज पूरी दुनिया में फेमस है। उन्होंने नए इरिगेशन सिस्टम्स बनवाए और नए सिक्के और कैलेंडर को भी जारी किया। टीपू ने अपने राज्य में एक स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाने की कोशिश की और अपने राज्य के व्यापार को फ्रांस, टर्की और अरब देशों से डायरेक्टली स्टैब्लिश किया। ये सब करके टीपू अपने आप को एक मॉडर्न इस्लामिक राजा के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन टीपू सुल्तान के सपने और उनकी अग्रेसिव पॉलिसीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खतरे के रूप में नजर आने लगी। उन्होंने टीपू के खिलाफ नए गठबंधन बनाने शुरू कर दिए। साल 1790 में टीपू ने आज के केरल में स्थित ट्रावनकोर पर हमला किया। ट्रावनकोर का राज्य ब्रिटिशर्स का एलाई था और ट्रावनकोर पर टीपू का अटैक ब्रिटिशर्स के लिए उन पर हमला करने के लिए एक बहाना बन गया। यहीं से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत हुई। इस युद्ध में टीपू का सामना एक कंबाइंड आर्मी से हुआ। ब्रिटिशर्स, हैदराबाद के निजाम और मराठों ने आपस में हाथ मिला लिया था। टीपू ने बहादुरी से लड़ाई की, कई मैदानों में जीत भी हासिल की, लेकिन जब तीनों पक्ष एक साथ हो गए तो उनके लिए युद्ध में टिक पाना मुश्किल हो गया। उन्हें फ्रेंच से भी समय से मदद नहीं मिली और अंग्रेज उनकी राजधानी श्रीरंगपत्तन तक पहुंच गए। उन्होंने उसकी घेराबंदी कर ली और किलेबंदी की शुरुआत की। इन्हीं सब कारणों के चलते टीपू को अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ा। 1792 में टीपू और ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ सेरिंगपत्तनम साइन किया। इस संधि के तहत टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके सहयोगियों को देना पड़ा और अपने 2 बेटे अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखने पड़े, जिन्हें छुड़ाने के लिए टीपू को अंग्रेजों को एक भारी रैंसम देनी पड़ी। लेकिन टीपू सुल्तान ने कभी अपना हौसला नहीं खोया। इस ट्रीटी के बाद भी उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए वापस काम किया। उन्होंने 1779 में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस से नए संबंध बनाने की कोशिश की। टीपू ने अपने राजदूत फ्रांस, टर्की और अफगानिस्तान तक भेजे ताकि नए मिलिट्री अलायंसेस बनाए जा सके। उन्होंने अपने आप को सिटीजन टीपू के रूप में स्थापित किया ताकि वो अपनी सॉलिडारिटी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को भी दिखा सके। 1798 में फेमस फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट को टीपू ने पत्र लिखते हुए अलायंस का प्रस्ताव दिया और नेपोलियन ने इजिप्ट में अपने अभियान के दौरान टीपू का साथ देने में रुचि भी दिखाई। लेकिन नेपोलियन इजिप्ट में अंग्रेजों के खिलाफ अपने सैन्य अभियान के दौरान बैटल ऑफ नाइल में फंसे रह गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी टीपू के बढ़ते कदमों को देखकर एक बड़ा प्लान बनाया। साल 1798 में लॉर्ड वेल्सली ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल बने और उन्होंने टीपू को खत्म करने का इरादा पक्का कर लिया। एक बार फिर उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ गठबंधन बनाया। जब टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश का जबरदस्ती थोपा गया सब्सिडियरी अलायंस ठुकरा दिया और फ्रेंच से अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी, तब साल 1799 में अंग्रेजों ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की शुरुआत की। ब्रिटिश फोर्सेस ने मैसूर पर चारों तरफ से अटैक कर दिया। टीपू ने शानदार रूप से अपने राज्य की रक्षा की, लेकिन रिसोर्सेस और अलाइज की कमी के चलते उनकी स्थिति कमजोर हो गई। उनकी आखिरी लड़ाई श्रीरंगपत्तन के फोर्ट पर हुई। मई 4 साल 1799 ब्रिटिश फोर्सेस ने श्रीरंगपत्तन के फोर्ट पर एक भयंकर अटैक किया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों से अपने आखिरी दम तक लड़े। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर फोर्ट के अंदर से डिफेंस को संभाला, लेकिन अंत में जब एक अंग्रेज घुसपैठिए ने टीपू सुल्तान पर गोली चलाई तब वो शहीद हो गए। जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स टीपू सुल्तान की लाश तक पहुंचे तब टीपू अपने हाथ में तलवार के साथ जमीन पर शहीद मिले। टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही एक इंडिपेंडेंट इंडियन रूलर के आखिरी चैप्टर का अंत हुआ। ब्रिटिशर्स ने मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। वोदियार वंश के राजाओं को वापस नाम मात्र का राजा बना दिया गया और मैसूर इफेक्टिवली एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। टीपू सुल्तान को तो उनकी बहादुरी और लीडरशिप के लिए याद किया जाता है, लेकिन उनके राज के दौरान कुछ रिलीजियस कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान मलबार, कूर्ग और मैंगलोर जैसी जगहों के हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटीज पर धार्मिक दबाव बनाया था। लेकिन कई इतिहासकार ये मानते हैं कि एक्चुअली पॉलिटिकल मूव्स थे, क्योंकि टीपू के प्रशासन में अलग अलग धर्म के लोग शामिल थे। उन्होंने श्रीरंगपत्तन के रंगनाथ स्वामी मंदिर को अपना समर्थन दिया था और श्रृंगेरी शारदा पीठम जैसे मंदिरों की भी मदद की थी जब उन मंदिरों पर मराठों का हमला हुआ था। आज के मॉडर्न स्टैंडर्ड से देखें तो टीपू सुल्तान पे डिबेट्स होते रहते हैं, लेकिन आज भी टीपू सुल्तान भारत में एक ऐसा नाम है जिन्हें अपनी वीरता, प्रोग्रेसिव थिंकिंग और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए एक मिसाल के रूप में याद किया जाता है। कैसा लगा ये एपिसोड मुझे कमेंट्स में बताइए और अगर वीडियो अच्छा